हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम सीरीज शुरू कर रहे हैं अपनी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनकी सीरीज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यानी जो आप सभी के जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉप 50 वो आपको कराने वाले हैं। ये वीडियो रहेगा दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो 17/1/2019 की पहली शिफ्ट है उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि 2019 में ही आपका जो है इससे पहले एग्जाम कराया गया था। 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। 2024 के अंदर फिर से वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है। तो इसके बाद जो मतलब वैकेंसी आई है 2024 की आई है। इससे पहले 2019 में ही इसका एग्जाम हुआ था आरपीएफ का। उससे उससे पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ। 2000 ना ही आपका 23 में, ना 22 में, ना 21 में, ना 20 में, डायरेक्ट 19 में ही दोस्तों आपका एग्जाम करा गया था। वही मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो क्या कैसा पूछा गया था, आपका पेपर कैसा आया था वो जानेंगे। इस बार कैसा आएगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब बिना बात शुरू किए आपके इस क्वेश्चन को यानी प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल पेपर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये हमारा हिंदी में रहेगा फिलहाल। अगर आपको चाहिए इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा बाद में। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप बता देना कि जो भी आपको मतलब मैं आपको पहले ज़्यादा में टाइम लगाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप पहले से ही वीडियो को पॉज करके और टाइम भी ले सकते हैं। वीडियो को पुश कीजिए, टाइम लेना है टाइम ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिए आपको दिक्कत आती है तो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्रीय है। यानी आप सभी के सामने यहाँ पर जो है महाद्वीप दिए हुए हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे कम क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल रहता है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है सबसे कम क्षेत्रफल है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जिसे साउथ अफ्रीका बोलते हैं, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से दोस्तों आप सभी के महाद्वीप बटे हुए हैं। ठीक है। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। आप सभी को पता है दोस्तों मौलिक अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में है इसका, 12 से 35 के बीच में इसका आर्टिकल आता है। ठीक है। और आर्टिकल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप सभी की आती है वो आपकी आती है दोस्तों किस में, भाषण और अभिव्यक्तियाँ, ये आती है 19 में, आर्टिकल 19 में। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आती है समानता का अधिकार में, जो कि 14 से लेकर कहाँ तक है, 14 से 18, ये 18 तक रहेगा। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 14 से शुरू हो जाएगा इस समानता का अधिकार, 14 से 18। और लेकिन उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है। और 19 से दोस्तों 19 से ये कितने तक आता है, ये आप पूछा जाएगा 19 से ये आपका 19 से 22 तक ही पूछा जाता है। ठीक है, 19 से 22 तक। ठीक है, इसमें रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 32 संविधान उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान की आत्मा कहा था। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो का मंदिर। जी हाँ, खजुराहो का मंदिर दोस्तों अपने कामुक चित्र के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दोस्तों ये मंदिर पड़ता है। आप सभी अगर इसे देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपको जाना पड़ेगा। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो दोस्तों चंदेल शासकों ने कराया था 950 से 1050 के मध्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर है कहाँ पड़ता है, ये ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है। ये आप सभी के छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसने बनवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने इसके बनवाया था 950 से 1000 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि तरल माध्यम के केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। ठीक है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका संप्रसारविक मिश्रण इसे कहा जाएगा दोस्तों। जी हाँ, संप्रसारविक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता। इसे जल में नमक का विलयन
जैसे दोस्तों जल में अगर हम नमक को लिक्विड में घोल देते हैं तो लिक्विड बन जाता है दोस्तों, मिक्सर बन जाता है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण या समपाराश्विक मिश्रण। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, जंकी रॉकी मिट्टी या काली मिट्टी? तो आप सभी को पता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि दोस्तों कहाँ मिलती है, आप सभी को पता है गंगा का जो दोआब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसके आसपास की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यूपी में ज़्यादा पाई जाती है, आप सभी को पता है। जो गंगा यमुना का जो मतलब यमुना नदी किनारे या गंगा नदी किनारे जो भी नदी है उनके किनारे मिलती है। भारत में अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये भारत के लगभग 43% भाग पर, यानी 43% भाग पर ये पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते, जिससे ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है AKFAI, AIKF या फीफा या BCCI। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, AKFI का पूर्ण रूप एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1973 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। यदि फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का संबंध क्रिकेट से है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई संस्था नहीं है। फीफा का आप सभी को फुटबॉल कराती है, BCCI हमारी जो यहाँ की इंडिया की जो दोस्तों है एजेंसी जो क्रिकेट कंट्रोल कराती है, मतलब क्रिकेट खिलाती है, जैसे कि आपको पता है T20 क्रिकेट BCCI के अध्यक्ष जो जैसा है उन्होंने ही दोस्तों सभी को जो है ट्रॉफी दी थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो BCCI जिसका मुख्यालय कहाँ मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AO हुम व्यक्ति ने की थी, AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम ने की थी। ठीक है, और 28 दिसंबर 1885 को की थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, तो ये आप सभी को याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। ये आपको भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो ये दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। जी हाँ, जो आर्गन वही एक गैस है जो दोस्तों आपके बल्ब में पाई जाती है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक AR और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस है। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रो होती है कितनी? 78%। उसके बाद दोस्तों कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है आप सभी की यहाँ पर ऑर्गन। ठीक है, जो कि बल्ब वगैरह में पाई जाती है। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो देखो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर 10 डिग्री जो क्रीक है, 10 डिग्री क्रीक का मतलब चैनल जो होता है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। वही दोस्तों 8 डिग्री की बात कर लें तो 8 डिग्री दोस्तों मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनीकॉय से। और जो 9 डिग्री चैनल है वो दोस्तों मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके सामने जो मैंने बता दी हैं सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? 9 तक पहुंच चुके हैं, 10 पे चलते हैं अब। क्षय रोगी जिसे दोस्तों टीबी कहा जाता है, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या बैक्टीरियल। तो क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रमक और बैक्टीरिया है जो कि दोस्तों किसके कारण होता है? बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये टीबी जो रोग है यहाँ पर कराया जाता है। ट्यूबिल्स इसका कुछ फुल फॉर्म होता है इसका टीबी का, जो आपको मैं बता दूंगा इसका क्या नाम है। तो इसका दोस्तों बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों में प्रभावित करती है, आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। तो दायित्व है कि विश्व क्षय दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है, जो विश्व टीबी दिवस है, वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति है। घर्षण के कारण जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी संघर्ष गति। ठीक है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह को सापेक्ष गति संघर्ष है। कोलोराडो झील कहाँ पर है? आप सभी को पता है कोलोराडो झील। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। तो कोलोराडो झील पड़ती है यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर पाई जाती है। ठीक है, कोलोराडो झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ये दोस्तों है और मीठे पानी की ये झील है दोस्तों। ठीक है, ये जो है कोलोराडो झील गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण पर पाई जाती है, यानी ट्रायंगल पर पाई जाती है इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस पे इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है, त्रिकोण पर। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये कोलोडू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का वह पुलिकट झील की तरह लैगून झील है, ठीक है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। और 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में भी नामित किया गया है। जो आर्द्र भूमि है दोस्तों आप सभी को पता है, जो तमिलनाडु में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है आर्द्र भूमि में, जिसका 1971 में जो कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि का, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और रामसर साइटों में ही गुना जाता है। रामसर कहाँ पर है दोस्तों? जो है ये दुबई में, जो इसका मतलब सॉरी दुबई नहीं, 1971 में इसका स्थापना की गई। 1971 में जो कन्वेंशन हुआ था उसके तहत इसको जो है आर्द्र भूमि इसमें नामित किया गया है, ठीक है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? तो लोकसभा में दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जा सकते हैं, लेकिन अब इसको दोस्तों संशोधन करके हटा दिया गया है, ठीक है। 100 कौन सा संशोधन है, 104 है या 103 है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। देखो यहीं लिख दिया है, परंतु 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको दोस्तों हटा दिया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार था, मतलब पहले था ये, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और ये आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन मतलब कि बाहर से कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम नियुक्त कर सकते हैं। बेसिकली ये आरक्षण पहले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, आपको बताना है एससी की कितनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, एससी की, ठीक है। जो बताएगा उसको कमेंट बॉक्स में बता देना है। यदि किसी व्यक्ति को दोनों जो सदन है, जो संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी ये बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित हॉल में, यानी वो कितने दिन तक अगर संसद भवन में नहीं जाता है तो उसको वहां से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 दिन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के ऊपर संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के सदन के वंचित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? थोड़ा तेजी से चलते हैं। तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं, डिटेल अब मैं नहीं बताऊंगा। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? तो अशोक स्तंभ जो है दोस्तों आपका सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी कहाँ पर है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ पर? एशिया में है। और एशिया आप सभी को तो वर्ल्ड में है ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ऑप्शन नंबर डी रेयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रेयन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो आप सभी को पता है 2016 में जो पैरालंपिक हुए थे उसमें दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता था, जिसे दोस्तों आप सभी कौन से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज मेडल इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोपुर। जी हाँ, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या गोपर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे दिए हुए हैं। तो ये समझाता है ऑप्शन नंबर बी सतत विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? यानी सापेक्ष घनत्व की जो इकाई है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कोई इकाई इसकी नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बर्फ का गलनांक कितना होता है? यानी बर्फ जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, या गलनांक का मतलब गलना और क्वेथनांक का मतलब जमना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 273.15 केल्विन पर ये जमता है। के का मतलब दोस्तों केल्विन होता है, सी का मतलब सेल्सियस होता है, एफ का मतलब फारेनहाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो है ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी को होता है मुंडो को उपनिषद से यहाँ पर ये लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 25 हम पूरे कर चुके हैं, 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी को होता है ये कुश्ती से संबंधित हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों हरियाणा राज्य के यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। इनको 2009 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे मेजर
ध्यानचंद पुरस्कार भी आप बोला जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मिला हुआ है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर जिले से। ठीक है, अनूपपुर जिले से ये निकलती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? जो लौह राजधानी है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पीटर्सबर्ग। जो पीटर्सबर्ग अमेरिका में पड़ता है और पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, ओंटारियो अमेरिका के प्रांत में है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? देखो अभी एक भारत का विश्व का पूछा था, अभी आपको पता है पिछले जो, अब भारत का पूछ लिया कि किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में बहती है। ये भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जिसे बोलते हैं जोग जलप्रपात या गरसोप्पा, जो महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसी 3 नाम है इसके जो आपको याद रखना है, जिसे जोग भी बोला जाता है या गरसोप्पा भी बोला जाता है या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे बोला जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का समानता का अधिकार क्या है? देखो फिर आगे क्वेश्चन मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार बताया था मैंने 14 से 18 आर्टिकल में है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कानून जो है सबको अपनी नज़र में समान समझता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 31। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं और 16 मिनट हमें हो चुकी हैं। देखो जल्दी से जल्दी इसको हम निपटा देंगे। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण कराया था वो ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया था। और महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो कराया था, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, जैसे सेकंड या द्वितीय एक ही बात है, उसने कराया था। और जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, जो पल्लव वंश का था, इसने 695 ईस्वी में से 728 ईस्वी तक शासन किया था। जबकि महाबलीपुरम जो मावलमपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? केवल अल्पसंख्यकों को, सभी भारतीय को, केवल बहुमत को, केवल विशिष्ट समुदाय को? ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता सभी भारतीय नागरिकों को यहाँ पर दी गई है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को पता है दोस्तों, जो आर्टिकल 21 है वो प्राणवय दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन एक केस हुआ था, आप सभी को बताइए, कहानी बता देता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 21 में हुआ था कि जो आपके जैन धर्म के लोग हैं वो एक मतलब जब इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो ये क्या करते हैं, खुद ही अपने शरीर को त्याग देते हैं। खुद ही मतलब इनके उसमें लिखा हुआ है कि अगर दिक्कत हो रही है ज़्यादा, मतलब अगर आपको चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आप इस जो ये जीवन है इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर को खुद ही त्याग सकते हैं। एक कुछ विधि होती है दोस्तों, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस विधि से आप अपने शरीर को त्याग सकते हैं। तो भाई ये विधि क्या होता है, इसमें अपने शरीर को तड़पाना पड़ता है, भूखे रखना पड़ता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है इंसान की, तो ये बहुत ज़्यादा एक दयनीय, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है उस इंसान की, जब खुद ये बिना भूख के बिना प्यास के इंसान तड़प रहा है। तो इससे क्या होता है कि उसकी आत्मा कांप जाती है और वो इंसान दोबारा जन्म नहीं लेता है। क्योंकि भाई दिक्कत क्या होती है, इंसान में जन्म लेगा, फिर दिक्कत होगी, फिर दोस्तों मरेगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, तो इससे दिक्कत होती है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी संलेखना विधि, मुझे याद आ गया, सॉरी, संलेखना विधि होती है। संलेखना विधि से क्या होता है कि इंसान जो है अपने आप को खुद ही मार देता है बिना भूख प्यास के, यानी ना वो खाना खाएगा ना पानी पिएगा, इससे वो खुद ही इंसान अपने आप को मार देता है। अब हुआ क्या दोस्तों, आर्टिकल 21 में ये दिया हुआ है कि प्राणवय दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम तो अपनी जान कैसे भी दे सकते हैं, हमें अपनी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कैसे भी अपनी जान दें। तो इस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो हुआ क्या, जैन धर्म के लोग चले गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है एक अधिकार मिलता है जो कि है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो कि देता है हमें आर्टिकल 25 के तहत। अब आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, जो उसमें पालन लिखे हुए उस धर्म के, उसके पालन को आप कर सकते हो। तो भाई जैन धर्म में तो लिखा हुआ है कि आप संलेखना विधि से अपने प्राणों की आहुति दे सकते हो। तो अभी हुआ क्या दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा कि हाँ भाई 25 के अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसमें जो नियम कानून लिखे हैं उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो फॉलो कर रहे हैं तो भाई वो उससे दिक्कत क्या है। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर 25 के तहत उस जो संलेखना विधि थी उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, समझ रहे हो। तो ये होती है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो लिखा हुआ है। जैसे सिख लोग होते हैं वो अपने कृपाण रखते हैं तो वो कहीं भी कृपाण ले जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो अलग धर्म से है, कोई भी किसी भी धर्म से है, वो कृपाण नहीं ले जा सकता क्योंकि उनके धर्म में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, वो 5 कगार होते हैं,
आपको पता होना चाहिए, नाम लिखना है आपको कौन कौन से कागार होते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। जो रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल का जो रेड जो कलर होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, रेड सॉइल। ठीक है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी 1893 में। भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालिक योजना। इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो जो नर्तकी है, जो नृत्य करती है, वो कौन सी है दोस्तों? तो ये पाई जाती है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 36 का राइट आंसर है या नहीं है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज इसमें। हाँ, बिल्कुल यही है, ऑप्शन नंबर डी। नृत्य की जो कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो खुदाई में प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातत्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, और इसकी जो खोज हुई थी राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 के अंदर। शुक्र अपने अक्ष के, जो शुक्र होता है अपने अक्ष से कैसे घूमता है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जो शुक्र है वो ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम घूमता है। क्या? पूर्व से पश्चिम घूमता है, जैसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और इसकी जो 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, जो ये शुक्र होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य में अपना कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान में सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, 39 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, फिलहाल इसकी जो ऊंचाई थी पहले इतनी थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा कितना है अब यहाँ पर? 41, 42 पर चलते हैं। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आधा लिली। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या रहेगी? तो ऑप्शन नंबर सी है 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, अधिकतम जो अवधि रहती है अध्यादेश की वो 6 महीने और 6 सप्ताह तक रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। जब किसी एक कानून पर बहस हो रही हो तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर एक उसको बुला लेता है, लोकसभा को बुला लेता है और राज्यसभा को बुला लेता है, और उसके वहाँ पर जो है उनके जो भी उसमें जो दिक्कत होती है उसका वहाँ पर छुटकारा वहाँ पर करता है। और ये जो अध्यादेश होता है इसको 6 महीने या 6 सप्ताह के लिए लागू किया जाता है, या इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वास्तुकला में पंचायतन शैली, ठीक है, तो ये है दोस्तों मंदिर सबसे संबंधित है। ठीक है, वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर सबसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विश्व चैलेंज कब से यहाँ पर जुड़ा हुआ। ये दोस्तों करंट अफेयर के बेसिकली क्वेश्चन है उस टाइम के, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, 46 हो गया। 47 की तरफ चलते हैं। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को यहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए राइडर शब्द किस खेल संबंधित है? तो राइडर आप सभी को पता है दोस्तों, ये अभी कबड्डी से संबंधित है। तो राइड जो जैसे राइडर लेने जाता है दोस्तों उसको राइडर बोला जाता है। ठीक है, खजुराहो में कांदरिय महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी, शंकर भगवान को ये समर्पित है खजुराहो में मंदिर। खजुराहो कहाँ पर बताया था? मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है, छतरपुर जिले में। तो वही चीज़ है दोस्तों, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 50 है, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक किया जाता है, यानी ये बैंकों का भी बैंक है, यानी जो आप सभी के सारे बैंक हैं इसी से ही लोन लेते हैं, और जब इसको जरूरत पड़ती है रिजर्व बैंक को तो ये और बैंकों से भी लोन ले लेता है। ठीक हो, इसको आप पढ़ेंगे कहाँ पर? इसको इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, हमने PDF आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपकी GK के 50 क्वेश्चन।
कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हम ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे 50 क्वेश्चनों का, और डेली ही आपको ऐसे मिलता रहेगा। इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, आज के इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।